नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। हेमंत सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सर, आपका भी स्वागत। निश्चित तौर पे ट्रंप को लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं वो मुझे लगता है कि बहुत हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है। जिस तरीके का असर डाल रही हैं वो भारत के ऊपर, उसके लिहाज से बहुत सारी चीजें जो है वो उनकी और ज्यादा बातचीत और ज्यादा विस्तार पूर्वक फैक्ट के साथ समझना सबके लिए जरूरी है। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप साहब को एक बड़ा झटका लगा है। भारत में तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक सामान्य नेता के को लेकर के भी आज की तारीख में कोर्ट जो है वो टिप्पणी करने से बच रही हैं। इससे उलट अमेरिका में ट्रंप साहब जितनी धुआंधार फैसले कर रहे थे, लगातार एक के बाद एक अपने आप को जो है वो चर्चा में रखने के लिए, कोर्ट ने उनके ऊपर पहला ब्रेक लगा दिया है। हेमंत सर, क्या माना जाए, कोर्ट के का जो डिसीजन आया है, कोर्ट ने जो रोक लगाई है अभी नागरिकता के मामले को लेकर के, ट्रंप साहब के लिए बड़ा झटका है? क्या कहा जाए उसको, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए? राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये तो होना ही था, इसमें कुछ अनापेक्षित नहीं है। हम उस दिन भी जब बात कर रहे थे, जब ट्रंप साहब ने ये फैसला किया था अपना इनॉग्रेशन के साथ ही, तभी हमने कहा था कि अमेरिकन कोर्ट की स्क्रूटनी में ये मामला एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं उतरेगा और इस पर तत्काल, और वही हुआ, अस्थायी रोक लगा दी गई है। और देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके आदेश पर, और वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो उसका विशेषाधिकार उसी का है, केवल अमेरिकन प्रेसिडेंट का, उस पर एक डिस्ट्रिक्ट जज, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने उस पर स्टे लगा दिया है, टेम्परेरी स्टे लगा दिया है। मतलब बिल्कुल, और कहा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है, क्योंकि ये तो अभी आदेश था ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि विशुद्ध रूप से असंवैधानिक है। आप बात कही कि ट्रंप के सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, राय साहब, तब होता है जब आपको किसी बात का पता ना हो। ट्रंप को भी ये साइन करते टाइम ये पता था अच्छे से कि ये काम होगा उनके साथ। वो जन्मजात नागरिकता पर, कानून पर रोक लगाना के नहीं लगाने का सवाल नहीं था। ही वॉज प्लेइंग टू हिज सपोर्टर्स गैलरी। वो अपने जो मागा ग्रुप है, जो उसके जो वोटर थे, उनको एक खास तरह का मैसेज देना चाहते थे कि देखिए भाई, मैंने तो जो चुनाव में वो किया था, आपको वायदे किए थे, वो धड़ाक से पूरे कर दिए, पहली कलम से पूरे कर दिए, जो हिंदुस्तान में कहते हैं ना बहुत सारे नेता, और करते नहीं। उन महोदय ने तो संविधान का संशोधन कर दिया पहली कलम से, बिना उसके फॉल आउट समझे हुए। तो जो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज थे, जॉन कॉगनेर, उन्होंने पहली ही सुनवाई में, आपको याद दिला दूं, कल ही ये केस फाइल हुआ था, केवल कल, वाशिंगटन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और इसमें जिन राज्यों ने अप्लाई किया था, जो इस फैसले के खिलाफ गए थे, जो राज्य, उसमें वाशिंगटन स्टेट गया था, एरिजोना गया था, इलिनॉय गया था, और ओरेगांव गया था। इन्होंने केवल कल ही अपील फाइल की थी और आज स्टे हो गया। सोचिए आप, ये होती है न्याय की त्वरित। और न्याय आदेश किसका है? राष्ट्रपति का। उस पर पहली कलम से स्टे हो गया। तो जो आपने कहा कि ट्रंप साहब के सिर मुंडाते ही होने पड़े, ट्रंप को ये अच्छे से पता था कि ये होगा, और उन्होंने तुरंत जैसे ये स्टे हुआ, ओवल ऑफिस में मीडिया से बात भी कर ली। ये हमारी तरह नहीं कि प्रधानमंत्री को 3 साल ढूंढते रहो आप और वो मिलेगा नहीं। उन्होंने तुरंत बात की और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पे, अदालत ने जो रोक लगाई है, इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। यानी कि खेल पूरा जम गया है। जो कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरीज, वो गेम पूरा हो गया है। स्टे आते ही मैंने नागरिकता पे रोक लगा दी, कोर्ट ने स्टे कर दिया, अब मैं अपील में जाऊंगा, मामला ठंडे बस्ते में। तो ये स्टे जो है वो ट्रंप को भी सूट करता है क्या? ट्रंप ने अपने वोटरों को खुश भी कर लिया और नागरिकता भी लोगों की चलती रहेगी, तो अमेरिका पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे यही तो मैं कह रहा हूं कि ही वाज प्लेइंग टू द गैलरीज ऑफ हिज सपोर्टर्स। अब क्या होगा कि देखिए भाई, मैंने तो कर दिया, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है, वहां भी तो अंधभक्तों की पूरी सेना है ना, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि साहब आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से संविधान संशोधन कर कैसे दिया था। 150 साल पुराना कानून, राय साहब, 1868 का कानून है, नागरिकता कानून, जन्मजात नागरिकता कानून। उसको आपने फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ पेन से वो कर दिया, स्थगित कर दिया, 30 दिन का टाइम दे दिया। उसका फॉल आउट देखिए आप क्या है। अमेरिका के अंदर हजारों हजार महिलाएं अपने जो डिलीवरी है, जो उनका जो प्रसव होना था, उसको प्रीपोन करवा रही हैं। 7 महीने 8 महीने के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। इसके सोशल एस्पेक्ट देखिए ना कि कितना अमानवीय था ये। जो बच्चा 9 महीने से पहले जिसकी आप डिलीवरी करा देंगे सिजेरियन सेक्शन से, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा।
लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो इतना खतरनाक कानून जिस तरीके से ट्रंप साहब ने मजाक मजाक में केवल अपने सपोर्टरों को खुश करने के लिए, जो दो मोस्ट असंवैधानिक काम कर सकते थे ना ट्रंप पहले दिन, वो उन्होंने किए। पहला ये जो जन्मजात नागरिकता कानून था, और दूसरा मत भूलिए वो जो उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर जो उनके समर्थकों ने हमला किया था, याद होगा ना आपको, उसमें 1500 लोगों को माफ कर दिया उन्होंने। और वहां पर इस बात को लेकर बहुत जबरदस्त रिजेंटमेंट है, क्योंकि जो लोकल पुलिस थी उसके तमाम अधिकारी आपको पता है उस हमले में घायल हुए थे, बहुतों को चोट लगी थी, और कई लोगों को वहां पर जो आरोपित थे, दोषी थे, उनको 23-23 साल कैद की सजा हुई थी। अब वो सारे बाहर आ गए। तो जो अमेरिका के अंदर ट्रंप ने तो फैसला कर दिया, वो बाहर भी आ गए, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती है स्टेट की, वो तो सबसे बड़ी ताकत है। कल को उनके आदेश को कौन मानेगा, जिनको पता है कल को दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो उनको माफ कर देगा। तो उन्होंने देश के अंदर एक अराजकता का द्वार खोल दिए अपने मीन पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो तुच्छ स्वार्थ कहते हैं ना उसको, उसके लिए। आप बताइए 1500 लोगों को जिन्होंने कैपिटल हिल पर लोकतांत्रिक फैसले को जो उनको करना था, पुष्टि करनी थी ट्रंप की हार की, बाइडेन की जीत की, उस समय हमला किया था, याद होगा आपको। और उन सारे लोगों को एक मुश्त माफी दे दी ट्रंप साहब ने। तो कल को कौन सी पुलिस लॉ एनफोर्समेंट कैसे करेगी? सोचिए आप, तमाम पुलिस के अधिकारियों ने इस पर घोर आपत्ति की है। अमेरिका के सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, जांच एजेंसियों के अंदर इस पर भारी विरोध है कि साहब इन्होंने तो जो लोकतंत्र का एक तरीके से हरण कर लिया था। कैपिटल हिल से बड़ी क्या चीज है अमेरिका के अंदर? दैट इज द चेयर ऑफ पावर, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी का हाईएस्ट टेंपल है वो। और वहां पर जो इन्होंने काम किया था, और उन सबको माफी देना। तो ट्रंप के जो दो फैसले थे, नागरिकता कानून और कैपिटल हिल की माफी, ये मुझे लगता है कि वहां के लोकतंत्र के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, ओवरऑल सिस्टम जब देखेंगे आप। तो हेमंत सर, एक चीज बताएं, ट्रंप ने जिस तरीके से फैसला लेना शुरू किया था वो साफ दिख रहा था कि वो बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हैं, बिल्कुल कुंठित हैं। अपनी पिछली हार को वो पचा नहीं पा रहे थे। आपको याद होगा कि जब हारे थे तो कितना बवाल हुआ था व्हाइट हाउस में। उस तरीके का इतिहास अमेरिका का रहा नहीं है। अपना जो वो बेइज्जती थी, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो तमाम सारे ऐसे फैसले ले रहे थे जिससे अमेरिका का कई सारे खास वर्ग प्रभावित हो, इसके साथ साथ दुनिया के कई देश प्रभावित हो, उसमें भारत भी एक था। लेकिन क्या कोर्ट का ये फैसला ट्रंप साहब को उनकी जगह दिखाने के लिए पर्याप्त माना जाए कि भाई साहब आप राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र नहीं है, भारत की तरीके से वहां यहां मनमानी नहीं चलेगी। आपके दोस्त होंगे मोदी जी, वो जो चाहे जो वो करते हैं, ठीक है, वो ईवीएम हैक करा करके हरियाणा का चुनाव जीत ले, वहां तक समझ में आता है। आप ये सब नहीं कर पाएंगे, कायदे में रहिए। जिस दिन ये बात हुई थी, मैंने उस दिन ही आपको कहा था, अगर आपको याद हो शो में, उस दिन 22 राज्य और 2 जिले वहां पर कोर्ट में गए थे। मैंने क्या कहा था कि राय साहब ये तो संभव ही नहीं है अमेरिका के अंदर, राष्ट्रपति हो या कोई हो। और वो जो अपील गई थी कोर्ट में, उसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें कहा कि साहब आप राष्ट्रपति हैं, आप राजा नहीं है। उसकी भाषा पढ़िएगा, अटॉर्नी जनरल ने जो कहा था कि आप राजा नहीं है, और ये जो देश का संविधान है, इसको आपको एक कलम से बदलकर नया लिखने का कोई अधिकार नहीं है। यही था अपील के अंदर, मैंने पढ़ के सुनाया था आपको। और वही चीज की आज पुष्टि हो गई। राष्ट्रपति के फैसले को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे कर दिया, और ट्रंप को भी ये उम्मीद रही होगी। बेसिकली देखिए, प्राइमा फेसी ही असंवैधानिक है अमेरिका के अंदर। इस तरह का संविधान बदलने के लिए, राय साहब उस दिन भी अपनी चर्चा हुई थी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज के अंदर। ट्रंप के पास तो रेजर थिन मेजोरिटी है, दोनों हाउस मेजोरिटी है पर रेजर थिन है। उनको पता है कि ये कभी पास नहीं होगा, फिर भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। क्यों? वो पूरे देश के अंदर एक जो उनके समर्थक है ना, जो अंधभक्तों की टोली है उनकी, उनको एक वाव का मैसेज देना चाह रहे थे। वाव, देखिए हमारा राष्ट्रपति आ गया, मैदान में घुसा, पहली ही गेंद स्टेडियम से बाहर मार दी। उनका खेल केवल इतना था, वो काम हो गया। अब स्टे हो, वो कानून हटे रहे, उनको बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप को जो पॉलिटिकल गेन लेना था, अपने समर्थकों का जो वाह लेनी थी, वो वाह वो ले चुके हैं। अमेरिका का कुछ भी हो, उससे उनको ना उनको फर्क पड़ता, ना उनके समर्थकों को फर्क पड़ता, और ना अमेरिकन डेमोक्रेसी इन चीजों के लिए कभी भी तैयार नहीं रहती। आपने देखा होगा, ट्रंप साहब की जब सजा हो रही थी, वो डेनिस जो अभी जो जिस केस में सजा हुई उनको ओथ से पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए। वो उनको कहा कि साहब मेरा कन्विक्शन रोक दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जो रिपब्लिकन जजेस हैं उनका बहुमत है। उसके बावजूद उन जजेस ने ट्रंप को राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप उसी कोर्ट में जाइए, और उस कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया।
सजा नहीं दी अलग बात है, कन्विक्ट तो किया। और अमेरिकी इतिहास में ट्रंप दर्ज हो गए पहले सजा याफ्ता और दोषी ठहराए अपराधी, पहले अपराधी राष्ट्रपति, अपराधी घोषित राष्ट्रपति। तो ये अमेरिका, जो उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है राय साहब, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। यही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, ये सारे ट्रंप के लगाए हुए, मोस्ट ऑफ देम। उसके बावजूद राहत नहीं दी, जबकि वो एक्स प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट डेजिग्नेट भी थे। 7 दिन पहले वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया। ये है लोकतंत्र की ताकत। वो हमारी तरह नहीं है कि आप सीबीआई ईडी का थाना बना दो, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस की बात ही ना मानो। ऐसे तमाम फैसले में गिनवा सकता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की हमारे परवाह भी नहीं होती। आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ थिंग्स। जी, कोर्ट का पक्ष तो एक हुआ सर। अब एक चीज बताएं, अमेरिका का जिस जो हिसाब किताब है उसमें भाई जो ट्रंप साहब चुन करके जिस तरीके से आए हैं, उनको जनता का वोट बहुत ज्यादा नहीं मिला है। इलेक्टोरल वोट से वो आए हैं, जनता का वोट बहुत ज्यादा मिला नहीं है। ऐसे में क्या ट्रंप साहब के लिए ये एक बड़ी चुनौती नहीं है कि मैसेजिंग शुरुआत से ही गड़बड़ हो गई आपकी? अब अगर आप जरा भी इस माहौल को लेकर के आगे बढ़े, भाई खुले तौर पे ट्रंप को का विरोध हुआ, जिस तरीके से पादरी ने उनके सामने बैठा करके सारी बातें कही वहां पर, भारत में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब को वहां तो भाई जनता मजबूत है, वहां भाई मीडिया मजबूत है, वहां कोर्ट मजबूत है, वहां जनता मजबूत है, जनता के तमाम अधिकार वहां पर प्रायोरिटी में रखे जाते हैं। ऐसे में एक कोर्ट को तो किनारे रखें, जनता का विरोध भी झेलना पड़ेगा अब इसको लेकर के अगर ट्रंप आगे बढ़ेंगे तो। राय साहब, बेसिक चीज देखनी पड़ेगी अपने को। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे इनॉग्रेशन की, उससे 24 घंटे पहले वाशिंगटन डीसी के अंदर ही एक तरफ उनके सम्मान के समारोह हो रहे थे, तमाम दुनिया भर के सेलिब्रेशन जिसको आप कहिए, और दूसरी तरफ उनके विरोध की बहुत जबरदस्त रैलियां हो रही थी। आपने देखा होगा वाशिंगटन डीसी में और पूरे अमेरिका के अंदर। ये शो करता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी है, और वो परवाह नहीं करते आप राष्ट्रपति हो या आप कुछ भी हो। ये साबित हुआ कि आपके इनॉग्रेशन से पहले आपके खिलाफ रैलियां निकल रही थी। तो और ट्रंप को इस बात का बहुत अच्छे से पता है। जो महिला पादरी ने कहा, आप कभी सपने में सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कर सकता है, खासतौर पर मोदी के सामने? ये उस डेमोक्रेटिक उस प्रोसेस की ताकत है, और यही ताकत अमेरिका को अमेरिका बढ़ाती है। हिंदुस्तान के तो सारे बाबा एक गनमैन के लिए, एक सुरक्षा के लिए, किसी छोटे से फेवर के लिए सरकारी, आपको पता है, सुबह शाम तक मोदी जी का गुणगान करते हैं, और कुछ ने तो उनको भगवान का अवतार ही घोषित कर दिया है। मोदी जी खुद तो नॉन बायोलॉजिकल बाद में हुए, पहले इन तथाकथित संतों ने किए। मैं इनको साधु नहीं कहता, मोस्ट ऑफ देम आर स्वादु, साधु के वेश में स्वादु है सारे के सारे। लेकिन अमेरिकन जो पादरी थी, उन्होंने कितनी नपी तुली, कितनी मानवीय बात कही, कितने संयमित शब्दों में। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बनाया है, लेकिन भगवान की जो मानवीय जो मूल्य है, उनकी आपको सम्मान करना चाहिए, और चाहे वो ट्रांसजेंडर हो और चाहे नागरिकता हो, आपको न्याय करना चाहिए। कितने नपे तुले शब्द थे, और ट्रंप को उनकी औकात भी दिखा दी सार्वजनिक तौर पर। हिंदुस्तान में यह संभव नहीं रहा 2014 के बाद। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और ट्रंप साहब का देखिए, एक चीज मान के चलिए राय साहब, आज से नहीं, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली और जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे, उनका केवल काम ही ये है कि इस तरह के कारनामे रोज करना। कोई दिन नहीं बीतेगा उनका, आपको पता है, झूठ का खाता पहले दिन से ही खुल गया है। इनॉग्रेशन के दिन भाई ने भी झूठ बोल दी, और उनका लाइव मीटर था, वो दोबारा से चालू हो गया, दोबारा से। अमेरिकन तो पता है आपको, प्रेस को। तो उस व्यक्ति को इन चीजों से, जिन चीजों से मैं और आप और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जिन चीजों से डरता है कि हमसे तथ्यात्मक गलती ना हो जाए, तो वो तथ्यात्मक गलती जानबूझ करके करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, मोदी जी सुबह से शाम तक जो काम करते हैं अपने समर्थकों के लिए, वही ट्रंप वहां पर करते हैं, क्योंकि उनके समर्थकों को तथ्यों से कोई मतलब नहीं है, तर्क से कोई मतलब नहीं है। तो वो एक जो चीज है ना, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक चीज बताएं सर, जनता का विरोध है, कोर्ट ने स्टे कर ही दिया, इससे भारत पे क्या कुछ असर होगा? जरा भारत वाली हम बात कर लें थोड़ा सा संक्षेप में, फिर मैं बाइडेन साहब को लेकर के भी आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। इसमें राय साहब, जो एक अफरा तफरी का माहौल था ना, जो खासतौर पे हमारे H1B वीजा वाले जो लोग हैं, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, तमाम तरह के, जो 7.25 लाख लोग हमारे उस तरह के हैं, प्लस H1B वीजा वाले, उन सब के अंदर एक बड़ी भारी असुरक्षा। और ये हो गया था कि अब पता नहीं क्या होगा। वहां अगर बच्चा डिलीवरी होती है तो वहां की नागरिकता नहीं मिली, तो वो कहाँ का नागरिक है? हिंदुस्तान में तो पैदा हुआ नहीं वो। तो एक बहुत तरह के उसके ओरिजिन पे ही बेचारे पे सवाल उठ जाता। तो वो जो वहां पर अमेरिकन भारतीय रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, चाहे वो वैध रूप से रह रहे हैं चाहे अवैध रूप से रह रहे हैं, क्योंकि देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर और अमेरिकन नागरिक, वो तो हिंदुस्तानी बहुत ही थोड़े हैं। या तो H1B की लाइन में लगे हुए लोग हैं,
या असंवैधानिक तौर पर जो रह रहे हैं अवैध रूप से, तो उनके अंदर तो बहुत जबरदस्त एक खलबली थी कि अब क्या होगा। तो उनको टेम्परेरी राहत मिल गई है फिलहाल के लिए, ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये ट्रंप का जो आदेश है, ये किसी भी अमेरिका की अदालत की स्क्रूटनी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। इस फैसले को सारी अदालतें वहां खारिज करेंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जो बेचैनी हुई थी ना हमारे उसमें, तमाम जितने भी अप्रवासी थे सभी में थी। तो उस अप्रवासी समुदाय को, अमेरिका के अंदर 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं इस तरीके के, 1 करोड़ 10 लाख, और उनकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी तरह नहीं, 144 करोड़ आबादी नहीं। तो उन सबको एक राहत मिली है। और जो ट्रंप के जो समर्थक थे, उनको एक सैडिस्टिक प्लेजर भी मिल गया है कि देखिए अब हमारा राष्ट्रपति आ गया, फील गुड हो गया उनको। वो जाए ना जाए उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चों को नागरिकता मिले ना मिले वही नहीं, एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है कि देखिए हमने कर दिया। तो उस तरह की चीज, संतुष्टि उन्होंने अपने जो समर्थक वर्ग था उसको करवा दी है। बिल्कुल। अब एक चीज बताएं सर, बाइडेन साहब के जो फैसले थे, जाते जाते जिस तरीके के फैसले बाइडेन साहब कर गए थे, उसका भी कुछ इसमें जो है इसको कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बाइडेन साहब जो फैसले कर गए थे, पहले ही भारत मुसीबत में था, ट्रंप साहब आते ही पहले बरस पड़े थे भारत के ऊपर ही। तो अब इन चीजों से भी राहत मिलेगी क्या भारत को? राय साहब, जाते जाते हमने एक दिन इनिशियल चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा, बाइडेन हिंदुस्तान को 2 सबसे बड़े संभावित झटके ऐसे देखे गए हैं कि आप याद रखेंगे। पहला काम उन्होंने क्या किया, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, आप 30% सस्ता तेल ले रहे थे रशिया से लगातार, और उसमें आपने लाखों करोड़ रुपया का राजस्व कमाया। और आपकी अर्थव्यवस्था, अगर सही मायनों में कहें तो रूस के सस्ते कच्चे तेल ने ही आपकी अर्थव्यवस्था बचाए रखी। आपको ध्यान होगा बाइडेन ने जाते जाते क्या किया था। बाइडेन ने जाते जाते जो तेल टैंकर्स होते हैं ना बड़े बड़े, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो जो तेल टैंकर रशिया से हिंदुस्तान में लेके आते थे, उन पर भी सैंक्शंस लगा गई। आपको जानकर हैरानी होगी, हिंदुस्तान को मार्च के लिए, क्योंकि तेल तो इन्होंने बुक कर लिया कंपनियों से रशिया से कि कच्चा तेल हम इतना लेंगे, लेकिन वो टैंकर नहीं मिल रहे अब। तो हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं, जब तेल आएगा नहीं, टैंकर चाहिए ना उसके लिए, टैंकर्स पे सैंक्शन होगी अमेरिका के अंदर। और ट्रंप को तो आप जानते हैं सैंक्शंस के और भी बड़े माहिर हैं। तो एक तो ये बहुत जबरदस्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर जाते जाते बाइडेन तोड़ गए। आज ही मैं पढ़ रहा था, पेट्रोलियम कंपनी के जो एमडी हैं वो कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारा होगा, हमें टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। हिंदुस्तान की कंपनी के कह रहे, पब्लिक सेक्टर की। दूसरा जो काम करके गए वो तो और भी ज्यादा हिंदुस्तान की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए बहुत खतरनाक है। हमने चर्चा की थी, दर्शकों के लिए याद दिला दूं, जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन एआई चिप्स है, जिसको हम क्या ग्राफिक चिप्स बोलते हैं, जो हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आती है। और आपको पता है दुनिया के टॉप 3 देशों में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है एआई के क्षेत्र में, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर और सारे हमारे लोग चैंपियन है पूरी दुनिया में। तो टॉप 3 में हमें अमेरिका, चाइना और उसके बाद हम। तो जाते जाते बाइडेन क्या करके गए, हिंदुस्तान को उस श्रेणी में डाल गए, उन देशों की श्रेणी में जिनको हर साल केवल 50,000 ग्राफिक चिप मिलेंगे, केवल 50,000। और वो चिप बनती है केवल अमेरिका के अंदर ही, हाई एंड है, सोफिस्टिकेटेड है, और कहीं से मिलती नहीं। इसका मतलब जो हमारी एआई के अंदर, जो हम लंबे कुलाचे मारने की, जो लंबी छलांग मारने की दुनिया के फ्लैग बीरर बनने जा रहे थे, उसका जाते जाते बाइडेन सत्यानाश करके चले गए। और उन्होंने बदला लिया एक खास अंदाज में मोदी से। और अब उसका ये होगा कि एक तरफ कच्चा तेल आपका गया, तो आर्थिक तौर पे आपको बड़ा भारी नुकसान होगा। और ट्रंप को आप जानते हैं, वो हर चीज में डील करेंगे, जो भी आपको राहत देंगे उसका मांगेंगे उसके बदले में कुछ, ट्रांजैक्शनल धंधा है उनका। तो दूसरा जो ये एआई चिप्स वाला है, हिंदुस्तान को उन्होंने इस कैटेगरी में क्यों डाल दिया, ये समझने की बात है। हिंदुस्तान कोई दुश्मन कंट्री तो है नहीं ना, हिंदुस्तान कोई टेक्नोलॉजी चोरी करता है कभी। तो ये एक व्यक्तिगत खुन्नस थी जो बाइडेन ने जाते जाते निभा दी। अब मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, जो जयशंकर महाराज बैठे थे कई दिन से, ये सारी बातें कराए वहां पर, इन 2 मसलों का जिक्र नहीं किया इन्होंने कि तेल पर। क्योंकि अगर आपने ट्रंप के प्रशासन में किसी को ये कह दिया कि हमने सस्ता तेल लेना है रशिया से, तो आपको पता है उनका क्या रिएक्शन होगा। एक्सट्रीमिस्ट है वो भी। आपने अगर ये वाली बात की कि हमें ये जो ग्राफिक चिप्स हैं, तो कहेगा अभी तो रुको, हमें तो आना है। और पूरे दुनिया में घूम घूम के मोदी जी बात करते हैं अप्रवासियों की, अमेरिका के क्या घुसपैठियों की, जो बांग्लादेश से आते हैं, तमाम आते हैं। अपने घुसपैठियों की चर्चा नहीं की। जयशंकर साहब अमेरिका के नए विदेश मंत्री से क्वाड की मीटिंग के बाद 2 दिन पहले 1-on-1 मिले। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं बेहद ध्यान से सुन रहा था राय साहब।
उन्होंने क्या कहा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा, हिंदुस्तान की सरकार, 56 इंची मोदी की सरकार कैसे बैकफुट पे है, इसका नजारा देखिए आप। उन्होंने रशियन तेल टैंकरों का कोई जिक्र नहीं किया कि उन पे बैन लगा दिया आपने, सैंक्शंस लगा दी। जो एआई चिप्स थी, ग्राफिक चिप्स, उसका कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि बांग्लादेश के हालात पर हमारी चर्चा हुई, ये कहा उन्होंने, जयशंकर साहब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। हिंदुस्तान में घूम घूम कर आप झारखंड का चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, दिल्ली के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं भाई, हरियाणा में और दिल्ली में, और उसके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री आए हैं, उनसे वन ऑन बातचीत में भी कहीं जयशंकर ने जिक्र नहीं किया इन 3 मुद्दों का। इससे बड़ा साफ है कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार कंप्लीटली बैकफुट पर है एक्चुअल जो देश के मुद्दे हैं उनको लेकर के, और केवल अपनी फेस सेविंग ग्रेस करने में लगी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इतना कमजोर हिंदुस्तान कम से कम इंटरनेशनल उसमें कभी नहीं था। यही कारण है कि जो उनका डॉगी मीडिया है तमाम, आपने देखी होंगी, मोहतरमाएं पहुंची हुई थी वाशिंगटन में। जब मोदी नहीं गए तो ये वहां क्या करने गई थी, और वहां ये कह रही थी कि अपने दोस्त मोदी के लिए ट्रंप बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं, बताइए। और नहीं तो वो ट्रंप हिंदुस्तान में आएंगे। तुम्हें किसने कहा भैया, वो जो होगा हो जाएगा। तो ये एक डैमेज कंट्रोल जो मोदी जी के अंदर का कोई चीजें हैं, जो जिसको कहे कि चिंता जो है पूरे दुनिया के स्तर पे, वो साफ दिख रही है। ट्रंप ने आते ही संकेत साफ कर दिए कि वो दुश्मन चाइना को बताते हैं, शी जिनपिंग को बुलाते हैं अपने इनॉग्रेशन में, दोस्त मोदी को बताते हैं और बुलाते मोदी को नहीं है ओथ पर। ये सारी चीजें कुछ कह रही हैं। जाते जाते बाइडेन जो गड्ढा खोद के गए हैं, मुझे लगता है आने वाले लंबे समय तक ये दोनों ही चीजें हिंदुस्तान को बहुत नुकसान करेंगी। क्योंकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो चली कच्चे तेल पर रही थी सस्ते में। 30% की रियायत, राय साहब, छोटी रियायत नहीं होती, बहुत बड़ी रियायत होती है। और हिंदुस्तान का तेल जो है, कच्चा तेल, 85% बाहर से आता है, आपको पता है। जिस समय रशिया और इनका यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, रशिया से हमें केवल 1% कच्चा तेल लेते थे, 1%। और मोदी जी की जो ये नीति थी कि माल छापो, कच्चा तेल, हिंदुस्तान की जनता को 1 पैसे की राहत नहीं दी। पेट्रोलियम कंपनियां खरबों रुपए कमागी, लाखों करोड़ रुपए कमागी, और उसमें 30% के, उसी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। 1% जो तेल आता था रशिया से, उसका वॉल्यूम बढ़ा करके आपने 38% कर दिया। हिंदुस्तान अगर 100 लीटर तेल खरीदता है कच्चा, तो 38 लीटर रशिया से आ रहा है। अब उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। लाखों करोड़ रुपए का बोझ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आ गया है। इसके ऊपर ना तो कोई मीडिया बोलेगा और ना कोई और बोलेगा। हकीकत है देश की ये, जिस पर पूरे सत्ता प्रतिष्ठान ने चुप्पी साध रखी। अब बहरहाल ट्रंप साहब जो हरकतें कर रहे थे उनके ऊपर पहली लगाम लगा दी है वहां की कोर्ट ने, और कोर्ट ने साथ में ये भी दिखा दिया है कि ट्रंप साहब, आप भले ही राष्ट्रपति हैं लेकिन राष्ट्र से आप ऊपर नहीं हैं। अपने दोस्त की नकल मत करिए, दोस्त को कॉपी मत करिए, दोस्त तो पहले ही घर बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, इनफैक्ट हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।